आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम वर्धन वंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे थे जिनका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से संबंधित कुछ 2-4 फैक्ट और हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हर्षकालीन जो प्रशासन था, समाज था, आर्थिक स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो गतिविधियाँ थी, उनका धर्म क्या था, इनसे संबंधित जो केवल फैक्ट टू फैक्ट महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद अपना मुख्य इसमें एक टॉपिक होगा जो होगा हिनसांग, चीनी यात्री हिनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो हर्षवर्धन से संबंधित कुछ बिंदु और हैं। देखिए, एक तो हिनसांग ने, चीनी यात्री जो हिनसांग था, हिनसांग ने हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी बताया है। जैसे अपन बिंदु दर बिंदु बात करें, हिनसांग ने हर्ष को पंच भारत का स्वामी बताया। पंच भारत का स्वामी। तो इस पंच भारत की यदि हम बात करें, पंच भारत में जैसे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो हिनसांग ने हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी बताया है। और पंच भारत में मुख्य रूप से इन्होंने किस किस को काउंट किया है? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसी प्रकार जब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत का प्रचलन किया। 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रचलन किया। 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रचलन किया। इसी प्रकार इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था नर्मदा नदी के तट पर, जिसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो पुलकेशियन द्वितीय के साथ जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, वह युद्ध संभवतः 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। वह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के बाद पुलकेशियन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो अगला जो बिंदु है, पुलकेशियन के साथ, वहाँ नोट कर लेना आप इसे, के साथ संभवतया 630 से 634 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ था। लाइन वहाँ नोट कर लेना, या जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ लिख लेना इसे। तो ये जो युद्ध है वो 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध के बाद पुलकेशियन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशियन ने युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि जो शशांक, गौड़ नरेश शशांक था, उनके द्वारा इनके भाई राज्यवर्धन की हत्या की जाती है। इसीलिए हर्षवर्धन ने एक प्रतिज्ञा ली थी। हर्षवर्धन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं संपूर्ण पृथ्वी को गौड़ विहीन न कर दूं, यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी को गौड़ विहीन न कर दूं तो जलती हुई अग्नि में अपने आप को झोंक दूंगा। जलती हुई अग्नि में अपने आप को झोंक दूंगा। तो इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को गौड़ विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो अपन एक सामान्य बिंदु नोट कर लेंगे, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी पृथ्वी को
गोड़ विहीन कर दूंगा, पृथ्वी को गोड़ विहीन कर दूंगा, पृथ्वी को गोड़ विहीन कर दूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा थी? हर्षवर्धन की। इसके पश्चात देखिए, हेनसांग और हर्षचरित के अनुसार इन्होंने नेपाल व कश्मीर पर भी अधिकार किया था। हेनसांग व हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन ने नेपाल व कश्मीर पर भी अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने नेपाल व कश्मीर पर भी अधिकार किया, नेपाल व कश्मीर पर भी अधिकार किया। इसका उल्लेख हमें हेनसांग और हर्षचरित के माध्यम से मिलता है। इसी प्रकार हर्षवर्धन के प्रशासन का आधार गुप्तों की प्रणाली थी। गुप्तों की प्रणाली यानी गुप्तों के आधार पर, गुप्त शासकों के आधार पर शासन का संचालन किया था। इनके प्रशासन का जो आधार था वो क्या थी? गुप्तों की प्रणाली। इसी प्रकार वंशखेड़ा जो लेख है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, वंशखेड़ा लेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को, राज्यवर्धन इनके जो पूर्वज हैं, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन को सूर्य का भक्त बताया गया है। सूर्य का भक्त। इनके जो पूर्वज हैं राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इनको सूर्य का भक्त बताया गया है। इसी प्रकार हर्ष प्रारंभ में शैव मत के अनुयायी थे। प्रारंभ में शैव मत को मानते थे। याद कीजिए, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, इनकी जो बहन थी राज्यश्री का पता बताने वाला बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र था। तो बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आते हैं, लेकिन हेनसांग के संपर्क में आने के बाद ये पूर्णतया बौद्ध बन गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। तो ये भी लाइन नोट करेंगे हम, हेनसांग के प्रभाव से पूर्णतया बौद्ध बने और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को संरक्षण दिया था? महायान शाखा को। कन्नौज में जो धर्म सभा का आयोजन किया गया था, कन्नौज धर्म सम्मेलन हुआ था, उसे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन कहा था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कन्नौज धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने कन्नौज धर्म सभा को क्या कहा? धर्मों का महासम्मेलन कहा था। धर्मों का
महासम्मेलन कहा। कि आपको पता है, एक तो इसमें जो हेनसांग थे उन्होंने लगातार 18 दिनों तक, यानी 18 दिनों तक केवल बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। इसीलिए इस सभा को एक निष्पक्ष सभा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणों को इसमें बोलने नहीं दिया गया था। ब्राह्मणों द्वारा इस सभा का विरोध भी किया गया था। इसके बाद देखिए, हेनसांग ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 26 विदेशी विद्यार्थी थे। हेनसांग के अनुसार इन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 26 विदेशी विद्यार्थी थे। तो ध्यान रखना है, कई बार क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किसके अनुसार नालंदा में 26 विद्यार्थी थे, या किस विदेशी यात्रा ने 26 विद्यार्थियों का उल्लेख किया है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। तो उसमें कौन होगा? हेनसांग। इसके बाद देखिए, हर्षवर्धन दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, और इनका जो प्रशासन है निरंकुश एवं गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। इनका जो प्रशासन है वो निरंकुश एवं गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। निरंकुश एवं गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। इसी प्रकार अवंती ये युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन होता था? अवंती। और जो हर्ष का जो राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति। तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रशासन में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और मंत्री को कहा जाता था अमात्य। मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य अथवा सचिव। मंत्री को अमात्य अथवा सचिव कहा जाता था। मंत्री को अमात्य अथवा सचिव कहा जाता था। अब एक बार पुनः देखिए आप, हेनसांग ने हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी बताया है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 606 ईस्वी में इन्होंने हर्ष संवत का प्रचलन किया। पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था वो संभवतः 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ। पुलकेशियन ने इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशियन के द्वारा परमेश्वर की उपाधि धारण की गई। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, यदि मैं पृथ्वी को गोड़ विहीन न कर दूं तो जलती हुई अग्नि में अपने आप को झोंक दूंगा। हेनसांग और हर्ष चरित्र है जो बाण भट्ट का है। इनके अनुसार हर्षवर्धन ने नेपाल और कश्मीर पर भी अधिकार किया था। इन्होंने नेपाल और कश्मीर पर भी अधिकार किया था। हर्षवर्धन के प्रशासन का जो आधार था वो गुप्त शासकों की प्रणाली ही थी। वंशखेड़ा लेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को सूर्य का भक्त बताया है
किसका भक्त बताया है? सूर्य का। हर्ष प्रारंभ में शैव मत को मानते थे और हेनसांग के प्रभाव से पूर्णतया बौद्ध बन जाते हैं। महायान शाखा को इन्होंने संरक्षण दिया था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कन्नौज धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा। तो पूछ लिया जाए कि कन्नौज धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन किस विद्वान के द्वारा बताया गया? डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 26 विद्यार्थी या विदेशी विद्यार्थी थे। हर्ष देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास करता था। प्रशासन निरंकुश और गणतंत्री तत्वों पर आधारित था। युद्ध और शांति का मंत्री अवंती प्रांतों में, साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्री को अमात्य या सचिव कहा जाता था। मंत्री को अमात्य या सचिव कहा जाता था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो जो हेनसांग हैं, हेनसांग ने हर्षवर्धन के संपूर्ण दिन को 3 भागों में विभाजित किया है। हेनसांग ने हर्षवर्धन के एक दिन को 3 भागों में विभाजित किया है। हेनसांग ने दिन को 3 भागों में विभक्त किया है। 3 भागों में विभक्त किया है। जो प्रथम भाग था उसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते थे और जो 2 भाग थे उनमें धार्मिक कार्य किए जाते थे। तो जैसे हम बात करें प्रथम भाग में प्रशासनिक कार्य, और जो 2 भाग थे, क्योंकि 3 भागों में है, जो 2 भाग हैं उसमें धार्मिक कार्य। तो संपूर्ण जो दिन है वो 3 भागों में विभक्त है। प्रथम जो भाग है उसमें प्रशासनिक कार्य और जो 2 भाग हैं उनमें धार्मिक कार्य किए जाते थे। इसी प्रकार जैसे सिंहनाद इनका सेनापति था। हर्षवर्धन का जो सेनापति था वो कौन था? सिंहनाद। कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान था। कुंतल कौन था? अश्वारोही सेना का प्रधान। अश्वारोही सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त ये हस्ती सेना का प्रधान था। हस्ती सेना का प्रधान। और एक नाम आता है भंडी, जो इनका प्रधान सचिव था। भंडी प्रधान सचिव। भंडी इनका प्रधान सचिव था। और जो पुलिसकर्मी होते थे उन्हें चाट या भाट कहा जाता था। चाट या भाट, पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिसकर्मी तो पुलिसकर्मियों को किस नाम से जाना जाता था? चाट या भाट। तो संपूर्ण जो दिन है वो 3 भागों में विभक्त किया गया था। और पहला जो भाग है उसमें प्रशासनिक कार्य, शेष जो 2 भाग है उसमें धार्मिक कार्य। इनके सेनापति थे सिंहनाद, कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान, भंडी प्रधान सचिव, चाट अथवा भाट ये क्या होता था? पुलिसकर्मी होता था। इसी प्रकार यहाँ की जो संपूर्ण भूमि है वो सामंतों के पास थी। संपूर्ण भूमि सामंतों के अधीन थी।
संपूर्ण जो भूमि है वो किसके अधीन थी? सामंतों के अधीन थी। और जो कर की दर है वो 1/6 भाग थी। कर की दर 1/6 भाग। 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। 3 प्रकार के कर प्रचलित थे। 3 प्रकार के कर, भाग, बलि और हिरण्य। भाग, बलि और हिरण्य। भाग, बलि और हिरण्य 3 प्रकार के कर प्रचलित थे। इसी प्रकार सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। रहट का उपयोग किया जाता था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। रहट का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार जो हर्ष सरित है उसमें भी सिंचाई यंत्र का उल्लेख किया गया है। तुला यंत्र, हर्ष सरित में तुला यंत्र, ये सिंचाई से संबंधित है। तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये जो सिंचाई का यंत्र है रहट, इसका उल्लेख है। उत्तम व्यवस्था थी। और हर्ष सरित में एक सिंचाई के यंत्र का उल्लेख मिलता है। इसका नाम क्या है? तुला यंत्र। जिसका नाम क्या है? तुला यंत्र। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हर्ष सरित में मिलता है। जो व्यापार वाणिज्य का कार्य था वो श्रेणियों पर निर्भर था। व्यापार वाणिज्य का कार्य, व्यापार वाणिज्य का कार्य किस पर निर्भर था? श्रेणियों पर निर्भर था। श्रेणियों पर निर्भर था। कपिसा अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंडी थी। कपिसा अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंडी थी। कपिसा अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंडी, अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंडी। इसी प्रकार जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी तट का बंदरगाह था वो था भड़ोच। ताम्रलिप्ति और एक है आपका भड़ोच। तो ताम्रलिप्ति ये तो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह। भड़ोच ये पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह। तो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ताम्रलिप्ति। और पश्चिमी तट का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? भड़ोच। यहाँ जो हेनसांग है, हेनसांग के अनुसार 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े सेना में, 60,000 हाथी व 1 लाख घोड़े थे। हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े। हेनसांग ने सेना के 4 अंग बताए हैं। सेना के कितने अंग बताए हैं? 4। अश्व, हाथी, पैदल और रथ। अश्व सेना, हाथी सेना, पैदल सेना और रथ सेना। जबकि जो हर्ष सरित है या बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने रथों का उल्लेख नहीं किया है। ध्यान रखना है, बाणभट्ट ने रथों का उल्लेख नहीं किया है। रथों का उल्लेख नहीं किया।
जो बाण भट्ट थे, बाण भट्ट ने रथों का उल्लेख नहीं किया, जबकि हेनसांग के द्वारा रथ का उल्लेख किया जाता है। समाज चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित था। चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। समाज वही 4 भागों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। हेनसांग के अनुसार, लेकिन यहाँ एक बदलाव देखने को मिलता है। हेनसांग ने सिंध देश के राजा को शूद्र बताया है। हेनसांग ने सिंध देश के राजा को शूद्र बताया है। इसी प्रकार इस काल में जो वैश्य और शूद्र थे, उनके हाथों में राजनीतिक शक्तियां आ गई थी। वैश्य व शूद्रों के पास राजनीतिक शक्तियां आ गई थी। राजनीतिक शक्तियां आ गई थी। तो शूद्र को राजा बताया है। हेनसांग ने सिंध देश का जो राजा है उसको क्या बताया है? शूद्र बताया है। अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे यहाँ। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन, सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में कि जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती सती हो गई थी। हर्षचरित में इसका उल्लेख भी मिलता है। हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। और उल्लेख क्या मिलता है देखिए, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती सती हो गई थी। यशोमती सती हो गई थी। एक बार पुनः देखिए, फैक्ट हैं, फैक्चुअल हैं, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो हेनसांग ने जो हर्षवर्धन का जो दिन था उसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में प्रशासनिक कार्य करते थे, शेष 2 भागों में धार्मिक कार्य। सिंहनाद इनका सेनापति था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान था, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान, भंडी इनका प्रधान सचिव, चाट या भाट कौन था? पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। संपूर्ण भूमि सामंतों के अधीन थी। कर की जो सामान्य दर है वो 1/6 भाग है। 3 प्रकार के कर, भाग, बलि और हिरण्य। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। रहट का प्रयोग किया जाता था। और हर्षचरित में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य का जो कार्य है वो श्रेणियों पर निर्भर था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो बाजार की मंडी के रूप में प्रसिद्ध था वो कपीसा था। पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करें तो पूर्वी तट का ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट का भड़ोच। हेनसांग के अनुसार सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घोड़े थे। सेना के इन्होंने 4 अंग बताए हैं, अश्व, हाथी, पैदल और रथ। जबकि बाण भट्ट ने रथों का उल्लेख नहीं किया है। बाण भट्ट ने रथों का उल्लेख नहीं किया। समाज वही चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का स्थान था। लेकिन हेनसांग ने सिंध देश का राजा किसे बताया है? शूद्र को बताया है कि सिंध देश का राजा शूद्र हुआ करता था। और इस काल में वैश्य व शूद्रों के पास भी राजनीतिक शक्ति आ गई थी। अंतरवर्णीय विवाहों का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती सती हो गई थी। यहाँ भी कोड़ियों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हमने गुप्त काल में फाहियान के बारे में पढ़ा था, फाहियान ने कहा था कि कोड़ियों का प्रचलन था, तो यहाँ भी कोड़ियों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2-3 बिंदु और बचे हुए हर्षवर्धन के, उसके बाद हम बात करेंगे हेनसांग की। एक तो इस समय बाल विवाह का प्रचलन था।
बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन था। आर.एस. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में हर्षवर्धन को एक उच्च कोटि का साहित्यकार बताया है। ध्यान रखना है, आर.एस. त्रिपाठी ने हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में हर्ष को उच्च कोटि का साहित्यकार बताया है। उच्च कोटि का साहित्यकार बताया है। तो हर्षवर्धन के कुछ नाटक हैं। इन नाटकों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, देखिए। सबसे पहले हम बात करें प्रियदर्शिका। सबसे पहले नाटक की हम बात करें प्रियदर्शिका, तो इसमें 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। और इसमें वत्स राजा उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का वर्णन है। वत्स राजा उदयन व अंग की राजकुमारी प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का वर्णन है। वत्स राजा उदयन और अंग की राजकुमारी प्रियदर्शिका, इसकी प्रेम कथा का वर्णन है। नंबर 2 है रत्नावली। पहला नाटक प्रियदर्शिका, इसके बाद रत्नावली। इसमें भी 4 अंक हैं। इसमें भी कितने अंक हैं? 4। और ये जो रत्नावली है, इसमें वत्स राजा उदयन और श्रीलंका की राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इसमें भी वत्स राजा तो कौन है? उदयन। वत्स राजा उदयन व श्रीलंका की राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। तीसरा है नाटक नागानंद। तीसरा नाटक कौन सा है? नागानंद। तो इसमें 5 अंक हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 5 अंक और यह नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। बौद्ध धर्म से प्रभावित है और इसमें बौद्ध भिक्षु जीमूत वाहन का उल्लेख मिलता है। जीमूत वाहन नामक बौद्ध भिक्षु का वर्णन। तो 3 नाटक हो गए आपके। और आर.एस. त्रिपाठी ने हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में हर्ष को उच्च कोटि का साहित्यकार, हर्ष के दरबार में कौन कौन विद्वान थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तो ये 3 नाटक हैं। इनके क्या क्या इनमें घटना मिलती है, क्या क्या कहानी है, वो हमने देख लिया है। इसके बाद हमारा जो लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु है इसमें, वो है हिनसांग। चीनी यात्री हिनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो पार्ट होगा इस वीडियो का वो होगा चीनी यात्री हिनसांग का।
अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेनसांग की। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर है हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग इनसे संबंधित संपूर्ण जो बातें हैं, इन्होंने क्या क्या उल्लेख किया है, कब क्या यात्रा की, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो जो हेनसांग थे, इनसे संबंधित देखिए, एक तो चीनी यात्री, इनका जन्म 600 ईस्वी को होनान प्रांत में हुआ था। विनलू नामक स्थान पर, विनलू। विनलू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। चीनी यात्री थे। इनके बचपन का नाम था युआन चवांग। बचपन का नाम युआन चवांग। बचपन का नाम क्या था? युआन चवांग। इन्होंने भारत में चोरी छिपे यात्रा, गुप्त रूप से यात्रा की थी। भारत की गुप्त रूप से यात्रा की। ये सिल्क रूट से भारत आए और उसी रूट से वापस जाते हैं। सिल्क रूट से भारत आए और उसी रूट से वापस जाते हैं। सिल्क रूट से भारत आए, सिल्क रूट से भारत आए तथा उसी रूट से वापस चले गए। सिल्क रूट से भारत आए और उसी रूट से वापस चले गए। ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके सर्वप्रथम कपीसा पहुंचे थे। हिंदू कुश पर्वत को पार करके सर्वप्रथम कपीसा पहुंचे। हिंदू कुश पर्वत को पार करके सर्वप्रथम कपीसा, जिसका भी हमने अध्ययन किया था, अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में प्रसिद्ध था, कपीसा पहुंचे। तो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आए और 645 ईस्वी में चले गए। 629 ईस्वी में, 645 में। यद्यपि ये हर्ष की राजधानी कन्नौज 636 ईस्वी में पहुंचे थे। हर्ष की राजधानी कन्नौज 636 ईस्वी, 636 ईस्वी को हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचे। हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचे 636 ईस्वी को। इसके पश्चात यदि हम और बात करें, इन्होंने थानेश्वर में जयगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। जयगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। अब इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत में आने का उद्देश्य, तो एक तो उद्देश्य क्या था? बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना और बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। बौद्ध साहित्य का अध्ययन,
बौद्ध साहित्य का अध्ययन व बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना और बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। इन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। हर्षवर्धन को इन्होंने क्या कहा? शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। भारत को इन्होंने ब्राह्मणों का देश कहा। भारत को ब्राह्मणों का देश कहा। शूद्रों को इन्होंने कृषक कहा। शूद्रों को कृषक कहा था। शूद्रों को इन्होंने क्या कहा? कृषक कहा। इसी प्रकार कांची देश के लोगों को इन्होंने विद्या प्रेमी बताया था। कांची के लोगों को विद्या प्रेमी बताया। इन्होंने पांड्य राज्य की यात्रा नहीं की थी, कि ध्यान रखना है, पांड्य राज्य की यात्रा नहीं की। हेनसांग ने पांड्य राज्य की यात्रा नहीं की। इसी प्रकार यदि हम देखें तो इन्होंने अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी प्रकार यदि हम बात करें, हर्षवर्धन से इनकी पहली मुलाकात बंगाल में हुई थी। हर्ष से प्रथम मुलाकात बंगाल में एक स्थान है कांजंगल। बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कांजंगल। इसी प्रकार इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष अध्ययन किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र, ध्यान रखना है। ये हर जो हेनसांग से संबंधित है वो हर बिंदु महत्वपूर्ण है। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इन्होंने कहा कि बंगाल जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। बंगाल में जैन धर्म का प्रभाव था। विधवा विवाह नहीं होते थे। विधवा विवाह नहीं, और सती प्रथा का उल्लेख भी नहीं करते। सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो एक बार पुनः देखिए, अभी और बातें हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। हेनसांग चीनी यात्री थे। जन्म 600 ईस्वी को होनान प्रांत विनलू या चिनलू नामक शहर में हुआ, गांव में हुआ। बचपन का नाम था युवान चवांग। भारत की गुप्त रूप से यात्रा की थी। भारत की गुप्त रूप से यात्रा की थी, और यात्रा के दौरान इन्हें 2 बार लूटा गया था। ये खुद उल्लेख करते हैं, यात्रा के दौरान 2 बार लूटा गया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना है। 2 बार लूटा गया। एक बार तो इन्होंने ये उल्लेख किया है कि मेरी बलि देने की तैयारी कर रहे थे, तो ये बच निकले थे, तो बलि के दौरान भाग गए।
कुछ लोग बलि देने की तैयारी कर रहे थे। ये कहते हैं कि मुझे पकड़ लिया गया और मैं उस समय वहाँ तूफान उठा और मैं वहाँ से निकलकर फरार हो गया। तो दोनों बातें याद रखनी है। यात्रा के दौरान किस चीनी यात्री को 2 बार लूटा गया था? हेनसांग। जबकि इससे पहले गुप्त काल में हमने अध्ययन किया था फाहियान के बारे में, वो भी चीनी यात्री थे। फाहियान ने क्या कहा कि भारतीय लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं, भारतीय लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा कि मुझे 2 बार लूटा गया। तो बलि प्रथा का भी उल्लेख करते हैं। सिल्क रूट से भारत आए, उसी रूट से वापस चले गए। हिंदू कुश को पार करके सर्वप्रथम कपिसा पहुंचे। 629 में हर्षवर्धन के समय 645 तक ये भारत में रहते हैं। 636 में हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचते हैं। थानेश्वर में जयगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इसका भारत में आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना, बौद्ध स्थलों का अध्ययन करना। हर्षवर्धन को इन्होंने क्या कहा है? शिलादित्य। भारत को ब्राह्मणों का देश कहा, शूद्रों को कृषक कहा, कांची के लोगों को विद्या प्रेमी बताया। इन्होंने पांड्य राज्य की यात्रा नहीं की, अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हर्ष से प्रथम मुलाकात कहाँ होती है? बंगाल के कान जंगल में। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष अध्ययन किया। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। बंगाल में इन्होंने जैन धर्म की प्रधानता बताई। विधवा विवाह नहीं होते थे और सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ये कौन बता रहा है? चीनी यात्री हेनसांग। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम हेनसांग का अध्ययन कर रहे हैं। हेनसांग से संबंधित कुछ और बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। तो हेनसांग के अनुसार ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्यापन व अध्ययन था। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन व अध्यापन था। हेनसांग के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन व अध्यापन था। इन्होंने सिंध, सौराष्ट्र और मालवा में शूद्र राजा का उल्लेख किया है। सिंध, सौराष्ट्र व मालवा में शूद्र राजा का उल्लेख किया है। हेनसांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित व दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। इन्होंने कांची के पल्लव राजा का उल्लेख किया है। कांची का पल्लव राजा नरसिंह वर्मन का उल्लेख किया है। कांची के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन व असम के राजा भास्कर वर्मा का उल्लेख किया है। कामरूप, असम। भास्कर वर्मा का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इन्होंने पाटलिपुत्र को एक उजड़ा हुआ गांव बताया। पाटलिपुत्र को एक उजड़ा हुआ गांव बताया। जबकि कन्नौज का जीवंत वर्णन करता है। कन्नौज का जीवंत वर्णन करता है। कन्नौज का जीवंत वर्णन करता है और पाटलिपुत्र को एक उजड़ा हुआ गांव बताया।
इन्होंने भीनमाल की यात्रा की, और उसे नाम दिया पीलो भोलो। भीनमाल की यात्रा की और भीनमाल को क्या नाम दिया इन्होंने? पीलो भोलो। इसी प्रकार इनकी जो रचना है सीयू की, हेनसांग की रचना क्या है? सीयू की। और हेनसांग का जो जीवनी काल था वो था व्हीली। व्हीली, हेनसांग का जीवनीकार था व्हीली। व्हीली। इसी प्रकार हर्ष के समकालीन चीन का राजा था ताई सुंग। हर्ष के समकालीन चीनी शासक ताई सुंग। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने भी इनके दरबार में राजदूत भेजा था, दूत मंडल भेजा, इन्होंने भी दूत मंडल भेजा था। इसी प्रकार हर्षवर्धन हेनसांग से प्रयाग में विदाई लेता है, या हेनसांग प्रयाग में विदाई लेता है, और हर्षवर्धन ने इसकी सीमा तक पहुंचाने के लिए राजा उदित को नियुक्त किया था। हर्षवर्धन ने सीमा तक पहुंचाने के लिए राजा उदित को नियुक्त किया था। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, कन्नौज जो धर्म सभा थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। महामोक्ष परिषद में जो छठा महामोक्ष परिषद था उसमें इन्होंने भाग लिया था, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो उन दोनों तीनों बिंदुओं को आप हेनसांग में ही नोट कर लेना। इसके बाद वापस चीन जाते समय ये क्या लेके गए थे? एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, और नंबर 2 657 बौद्ध ग्रंथ। यद्यपि इन्होंने चोरी छिपे भारत की यात्रा की थी, लेकिन वापस जाने पर इनका चीन में भव्य स्वागत किया गया था। चीन में इनका भव्य स्वागत किया गया। चीन में भव्य स्वागत किया गया। इसी प्रकार हेनसांग ने कहा था कि सोने चांदी के सिक्के प्रचलित थे, सोने चांदी के सिक्के प्रचलित थे। यहाँ के लोग गंगा स्नान करते थे, गंगा स्नान करते थे। तो ये हेनसांग से संबंधित कुछ बिंदु थे। और हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ये चीनी यात्री थे। तो ब्राह्मणों का इन्होंने कार्य क्या बताया? अध्ययन और अध्यापन। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन और अध्यापन। इन्होंने सिंध, सौराष्ट्र और मालवा में शूद्र राजा का उल्लेख किया कि यहाँ शूद्र शासन करते थे। और जो वैश्य वर्ग को भी इन्होंने राजकार्य से संबंधित बताया है। शूद्रों को इन्होंने कृषक कहा है, जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं। इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, दूसरा शाक्य मुनि कहा जाता है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन और असम के राजा भास्कर वर्मा का उल्लेख करता है। इसी प्रकार जो पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित होता है उसका भी उल्लेख करता है। ध्यान रखना है, पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष की पराजय का उल्लेख करता है। पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष की
पराजय का उल्लेख करता है, पराजय का उल्लेख करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इन्होंने कन्नौज का जीवंत वर्णन किया है, जबकि पाटलिपुत्र को एक उजड़ा हुआ गांव बताया। ये वही पाटलिपुत्र है जो मौर्य काल में एक प्रसिद्ध शहर के रूप में बसा था, प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। इसका यहाँ एक उजड़ा हुआ उल्लेख करता है, कन्नौज का जीवंत वर्णन करता है। भीनमाल की यात्रा की, भीनमाल को इन्होंने पीलो भोलो कहा। इनकी रचना है सीयू की। हेनसांग का जो जीवनी कार था वो था व्हीली, इनका जीवनी कार कौन था? व्हीली। इनके हर्ष के समकालीन चीनी शासक कौन था? ताइसुंग। हर्ष के समकालीन चीनी शासक ताइसुंग था। हेनसांग प्रयाग में हर्ष से विदाई लेता है। हर्षवर्धन ने सीमा तक पहुंचाने के लिए राजा उदित को नियुक्त किया था, और वापस जाते समय एक तो ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और 657 बौद्ध ग्रंथ लेके गया था, और वापस जाने पर चीन में इनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये जो हेनसांग थे, हेनसांग ने हर्षकालीन भारत का विवरण दिया है, हर्षकालीन भारत का विवरण दिया है। इस प्रकार इन्होंने कहा था कौड़ियों का प्रयोग होता था भारत में, कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ियों का जो फाइयान भी उल्लेख करता है, इन्होंने भी उल्लेख किया है। सोने चांदी सिक्कों का प्रचलन, लोग गंगा स्नान करते थे, पुलकेशी नृत्य से हर्षवर्धन पराजित हो जाता है, उसका भी उल्लेख करता है। तो हेनसांग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने सभी बिंदुओं की चर्चा की। तो ये गुप्तोत्तर काल में आपका वर्धन वंश पूरा हुआ, जिसमें हमने हर्षवर्धन और हेनसांग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां थी उनका डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।